हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूपी टेट की लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्द आप सभी को पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ साथ हिंदी की भी क्लासेस आपको मिलने लगेंगे और साथ ही साथ अगले हफ्ते से आपको साइंस की भी क्लास मिलने लगेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए परेशान मत होइएगा, बस आप लोगों से सिर्फ एक उम्मीद है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तक, बस। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट रूप से खत्म करेंगे। इसके बाद क्लास 6 की एनसीईआरटी से बनने वाले सभी प्रश्नों को भी करेंगे। एक मैराथन लगभग 2 से 250 तक के क्वेश्चन हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे, या हो सकता है 2 पार्ट में करवाएं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, क्योंकि ये जो है बचपन का नाम है, याद रखिएगा, किसके? बुद्ध के। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, तो 2 नाम इनके हैं, दोनों याद रखिएगा। आगे है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और बुद्ध क्षत्रिय थे। ये कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध किस जाति से थे, तो ये प्रारंभ में क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, और इनके गण का नाम भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। बोध गया बिहार में एक पेपल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर कई दिनों तक तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। स्टार लगा लीजिएगा। जगह पूछता है, बोध गया कहाँ है? बिहार में। वृक्ष पीपल, नदी रिजु पालिका, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब इन्हें ज्ञान मिल जाता है तो ये वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उनके 5 शिष्य थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया था। उनके बारे में बता दूं, वो पांचों जो है बुद्ध के साथ ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में वो वहां से चले आते हैं और ये सारनाथ में रुक जाते हैं। तो फिर जब बुद्ध पहली बार सारनाथ आते हैं तो वही 5 व्यक्ति उनसे मुलाकात करते हैं और बुद्ध अपना पहला उपदेश उन्हीं को सुनाते हैं। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं कि कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरा वो लोग बताइएगा कुशीनगर कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। कुशीनगर किस स्टेट में है? कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा अर्थात इसी को ही तृष्णा कहा है। स्टार लगाइएगा, इस लाइन पे कई बार पूछा गया है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दिया है, तो ये भी कई बार आया हुआ है कि बुद्ध ने किस भाषा में जो है अपनी शिक्षा दिया है, तो प्राकृत भाषा में दिया है। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। चलिए बात करते हैं, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क याद रखिएगा किससे संबंधित है? कुषाण से। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। विस्तार भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री फाह एशियन काफी प्रसिद्ध है, वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वान-सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया। स्टार लगाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वान-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार केंद्र नालंदा बिहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, ये भी आप सभी को याद रखना है। उपनिषद पूछा जाता है कई बार। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, पहले ये आपको याद रहना चाहिए। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों गुरु के समीप बैठना, अर्थात ऐसे ज्ञान की चर्चा जो गुरु के नजदीक रहकर, गुरु के साथ रहकर प्राप्त की जाए, उसे ही उपनिषद कहते हैं। बात करते हैं साथियों जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल को एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पहचाने गए और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे।
12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है साथियों विजेता। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। जो आप लोग आश्रम व्यवस्था जानते हैं, 4 आश्रम व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चली थी। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, ये भी आपको याद रखना है। संघ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में आया है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात घर में रहकर आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। चलिए, ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहे। अब आपसे पूछ लेगा संघ क्या है, तो ऐसे याद रखिएगा, जो अपना घर बार छोड़ करके और मुक्ति के मार्ग में चल पड़े हैं, उनको रहने के लिए एक जगह दी गई है, उसे ही संघ कहा गया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया है। अगला टॉपिक है साथियों, एक साम्राज्य एंड एम्पायर। हम जिन शहरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता किया था। बात करते हैं वंश क्या होता है, जान लीजिए। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। चलिए, मौर्य वंश। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत एम्बेसडर था। स्टार लगाइएगा, स्टार लगाइएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया था। इसको बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। स्टार लगाइएगा, ये पूछा जाता है। यह दीवार लगभग 4600 किलोमीटर लंबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 से 200 मीटर दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने, एकदम स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अशोक की। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है, जिस पर विजय किया था अशोक ने और कलिंग को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद अशोक के मन में युद्ध के प्रति घृणा जाग गई थी। उसने शपथ लिया था कि अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका यहां पर दूत भेजे थे। स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गांव में रहने वाले लोगों की। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साधारण हलवाओं को उड़वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूमिहीन मजदूर को कड़ेसियार और दास को अधिमाई कहते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा इस पर, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है। चलिए, ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक होता था। अगला पॉइंट है साथियों, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति भी कहा जाता है। स्टार लगाइएगा। स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति। घर के आदमी को नहीं कहते थे, गलत मत कराना। जातक वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। स्टार लगाइएगा। जितना पॉइंट बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में, वहां के नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से हमें जानकारी मिलती है। आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है?
ये सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। चपटा गोलिका है, इस पर ठप्पा मार दिया गया, यह चादर है, इस पर ठप्पा मार दिया गया, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। क्वेश्चन पूछेगा आहत सिक्कों पर क्या लिखा होता था? कुछ नहीं लिखा होता था भैया, ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा गया। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश भागों में पाए गए और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं, याद रखिएगा। सिक्के, क्वाइंस, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। कृष्ण भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का वर्णन मिलता है। स्टार लगाइएगा, पूछा जाएगा कि कहाँ जो है इनका वर्णन मिलता है, कहाँ के अभिलेख में। अरिकमेडु एक पत्तन है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। अरिकमेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन मिले। स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे बाबू रोम की। रोम क्या, आइए देखते हैं। चलिए, रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा कि रोम ईंटों का शहर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला पॉइंट है साथियों, व्यापार और व्यापारी, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। दक्षिण भारत सोना, मसाले और खास तौर पर काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। संगम कविताओं में मुनवेंदार की चर्चा मिलती है और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। स्टार लगाइएगा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, याद रखिएगा। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और कनिष्क जो है कुषाण से ही संबंधित है, याद रखिएगा। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। जो तक्षशिला है आपका, वो भी इन्हीं के राज्य में आता था। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था, स्टार लगा लेना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र और गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता था। वंशावलियां, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। स्टार लगाओ। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके ही दरबार में थे। पूछा जाएगा कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखा है। पूछा जाएगा हर्षचरित्र किसने लिखा है बाबू? बाणभट्ट ने। किसका दरबारी कवि है? हर्ष का दरबारी कवि है, ठीक है। चीनी यात्री स्वान काफी समय से हर्ष के दरबार में रहा करता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। स्टार लगाओ। पूछता है कहां तक इनका क्षेत्र फैला था? जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। किसका? चालुक्य का। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यह भी याद रखिएगा। ऐहोल जो है एक व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे बड़े प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुए। उनके बारे में दरबारी कवि रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब पूछेगा रविकीर्त किसके दरबार का कवि है? पुलकेशिन द्वितीय का। किस वंश का राजा है? चालुक्य वंश का राजा है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, याद रखिएगा। चलिए, कालिदास अपने नाटकों में राज्य दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह भी पूछा जाएगा किसका नाटक है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में विदुयन जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। बुदुयन कौन होता है? ये पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है, धातु विज्ञान पर चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, उन्हें तांबे के धातु कर्म शोधन की जानकारी थी, याद रखिएगा। उन्होंने तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा भी बनाए। यहाँ हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी आए वो लौह युग से संबंधित थे। ठीक है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। स्टार लगाइएगा, डबल ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, कई बार एग्जामों में आया है। बात करेंगे बाबू अजंता की। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादा बौद्ध वृक्षों के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इनमें से कुछ चित्रों को जो है वो सजाया भी गया था और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी बहुत चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। ये लाइन स्टार लगा लेना, पूछा जाता है कि इन रंगों को किससे बनाया गया था। ठीक है, चलिए, इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, कोई जानकारी नहीं है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिप्लादिकम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। स्टार लगाओ, 10 बार से ज्यादा बार ये प्रश्न आया है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया और कालिदास संस्कृत में लिखते थे। ये सारा का सारा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराणों में, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन, प्राचीन क्या है? प्राचीन है। ठीक है, तो पुराण जो आपके पुराण है उसमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे और इसका पाठ जो है मंदिरों में पुरोहित किया करते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता है और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा। आर्यभट्ट, चलिए, गणतज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि को ढूंढ निकाला। चलिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के विख्यात प्रसिद्धि है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, 4वीं शताब्दी ईस्वी चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधीय शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ये पूछा जाता है कि चरक की जो पुस्तक है वो किससे जुड़ी है? औषधि शास्त्र से। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काइलून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया, करीब 1400 साल पहले या कोरिया तक पहुंची। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है और इसका जो PYQ है इसका मैराथन बहुत जल्द आप सभी को करवा दिया जाएगा। फिर क्लास 7 के स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। वीडियो को जम करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।